2 ग्राम आइस है एट -30 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है, हीट करना है, हीट करते करते इसको पहुंचाना है 2 ग्राम स्टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों देखो, जो नहीं आए थे बेसिकली उनके लिए है ये। तो बेटा आइस को सबसे पहले हीट करोगे तो आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते जीरो तक जाएगा, तो पहले आपको जीरो तक ले जाना है। तो जीरो तक ले जाएंगे तो होगा 2 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कितना हीट लगेगा? तो बेटा देखो, जब स्टेट सेम हो और उसको हीट किया जा रहा हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। ये तब यूज करना जब आइस और आइस हो, मतलब स्टेट सेम हो, चेंज स्टेट का ना हो। तो बेटा यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 2 ग्राम। अभी बताया था, पीछे देख लेना, लिखवाया है। आइस का स्पेसिफिक कैपेसिटी 1/2 होता है और टेम्परेचर कितने से बढ़ाया बेटा? तो 0 माइनस माइनस 30 कर सकते हो, या डायरेक्ट मैं लिख दूं 30 से बढ़ाया तो ये 30 आ जाएगा। तो यहाँ से 30 कैलोरी हीट लगेगी, यहाँ पे 30 कैलोरी हीट लगेगी, ठीक है ना। ये पहला स्टेप है। अब 0 डिग्री सेल्सियस से आपको कन्वर्ट करना है 2 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। बट हाँ, क्या हुआ देखो बेटा, अगर आइस जब तक वाटर में नहीं बदलेगा तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। बेटा आइस और वाटर जब चेंज करते हैं, आइस टू वाटर, तो जब तक आइस और वाटर का मिक्सचर होता है तब तक उसका टेम्परेचर फिक्स होता है और वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आप मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि आइस और वाटर के मिक्सचर का टेम्परेचर हमेशा 0 होता है। तो बेटा इसमें कितना हीट लगेगा? तो इसमें फॉर्मूला लगेगा Q बराबर M इंटू एल एफ, क्योंकि बेटा स्टेट चेंज हो रहा है तो स्टेट चेंज में ये फॉर्मूला लगता है। M की वैल्यू कितनी है? 2। 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में बदलने के लिए 80 कैलोरी चाहिए होता है, यहाँ 2 ग्राम है तो 80 से मल्टीप्लाई कर दो। वाटर का LF 80 होता है, मैंने लिखवाया, चेक कर लेना। तो यहाँ आएगा 160 कैलोरी, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे डाउट है, बताओ इसमें। बेटा प्रोसेस स्टेप वाइज होता है, पहले आइस का टेम्परेचर बढ़ा, 0 पे पहुंचा, फिर आइस वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो आइस जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर रुका रहता है, बढ़ता नहीं है, इसीलिए इसका नाम लैटेंट हीट है, क्योंकि ये टेम्परेचर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। फिर बेटा 2 ग्राम आइस हो गया, इसको बढ़ा के हमें करना है 2 ग्राम वाटर। अब हीट करेंगे फर्दर तो 2 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस होगा बेटा, 2 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें कितना हीट लगेगा? 2 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ फिर फॉर्मूला लगाओ एम एस डेल्टा टी, क्योंकि बेटा वाटर से वाटर में जा रहे हैं। एम एस डेल्टा टी लगाओ क्योंकि वाटर से वाटर में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एम एस डेल्टा टी लग जाएगा। ठीक है, एम एस डेल्टा टी। तो बच्चों देखो लगाओ डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। लगाओ एम एस डेल्टा टी। एस की वैल्यू वाटर के लिए 1 होती है, वाटर के लिए एस की वैल्यू 1 होती है बेटा, स्मॉल एस की वैल्यू वाटर के लिए 1 होती है, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ एम की वैल्यू देखो कितना है? 2 ग्राम। एस की वैल्यू कितनी है? 1। और टेम्परेचर कितने से बढ़ाया? 0 से 100, 100 माइनस 0 भी कर सकते हो बेटा। 100 माइनस 0 करोगे तो 100 आएगा, तो ये आपका आएगा 200 कैलोरी, 200 कैलोरी। 200 कैलोरी के बाद देखो एक ही में सारा करा देंगे जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। 2 ग्राम वाटर के बाद इसको हीट करोगे बेटा तो अब ये स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो 2 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा जब तक पूरा का पूरा वाटर स्टीम में न बदल जाए टेम्परेचर 100 पे रुका रहेगा, इसीलिए इसका नाम लैटेंट हीट है। क्योंकि लैटेंट हीट का मतलब टेम्परेचर, जो हीट आप देते हैं वो बॉन्ड को ब्रेक करने में चला जाता है, टेम्परेचर में नहीं दिखता है। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगे बेटा? फिर से Q इक्वल टू एम इंटू एल एफ, एल वी लगेगा क्योंकि यहाँ पे वेपराइजेशन हो रहा है ना, वेपर बन रहा है। तो बेटा वाटर का m कितना? m है 2 ग्राम यहाँ पे सिचुएशन में। वाटर का एलवी कितना होता है? 540। तो ये कितना आएगा बेटा? 1080। मल्टीप्लाई करके देख लें, 1080, 1080 कैलोरी। फिर बेटा 1080 कैलोरी आ गया। फिर यहां से इसको फर्दर हीट करोगे तो स्टीम से स्टीम में जा रहे हैं, सेम स्टेट है। जब सेम स्टेट होता है तो एम एस डेल्टा टी। तो बेटा फिर से लगा दो डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, ठीक है ना बेटा। तो एम की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू स्टीम की 1/2 होती है। वाटर का 5 डेटा याद रखना है, स्टीम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये 3 हो गया। और 2 एल, एक एल फ्यूजन का 80 होता है और एक वेपराइजेशन का 40 होता है। तो बेटा 2 इंटू 1/2 इंटू टेम्परेचर कितना से बढ़ाया है? 100 से 110 किया है, यानी टेम्परेचर बढ़ाया बेटा 10 से, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा। अब टोटल हीट को सम कर दो बेटा, तो 190
200 390 390 और 1080 कितना आएगा 390 क्या बेटा 390 प्लस 1080 4 1470 हो जाएगा। फिर उसमें 10 और 0 ऐड कर दो 1480 1480 टोटल आंसर डेल्टा क्यू टोटल कितना हो जाएगा बेटा 1480 कैलोरी। इस प्रोसेस में टोटल इतना हीट लगेगा 1480 कैलोरी। और ये बच्चों सीक्वेंस याद रखना, यही सीक्वेंस होगा, पहले टेम्परेचर बढ़ेगा सेम स्टेट होगा तब आप एमएस डेल्टा टी इस्तेमाल करेंगे। फिर जहां चेंज ऑफ स्टेट होगा वहां टेम्परेचर रुक जाता है, टेम्परेचर जैसे 0 पे स्टक हो गया वहां 100 पे स्टक हो गया, और जब तक पूरा स्टेट बदल नहीं जाता तब तक टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। फिर उसके बाद फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करना और लास्ट ऐसे बढ़ते जाता सेम। बस डेटा याद रहे तो हो जाएगा। वाटर का एल एफ 80 होता है, आइस का एस जो होता है 1/2 होता है, स्टीम का भी एस 1/2 होता है, वाटर का एस 1 होता है, ठीक है ना। बाकी डेटा है सेम स्टेट एम एस डेल्टा टी, चेंज ऑफ स्टेट एम इंटू एल, ठीक है। चलो जल्दी करो बच्चों जल्दी। एक काइंड ऑफ रिवीजन था लास्ट क्लास में कि अगर कुछ बच्चे एब्सेंट हो तो उनको आ जाएगा कि कैसे क्यों हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे आज। लिखिए बेटा कैलोरीमेट्री, हेडिंग डालिए कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री। एक मिनट बस बता दो। CALORIMETRY, बच्चों कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री लिखो। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, it is a branch of physics in which we study about the exchange of heat. It is a branch of physics in which we study about the exchange of heat. It is a branch of physics in which we study about the exchange of heat. Exchange of heat in which we study about the exchange of heat. Exchange of heat, ठीक है ना। बच्चों फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम केवल हीट का एक्सचेंज स्टडी करते हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों लिखो लॉ ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, इसी के अंदर लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री। इसके बारे में लिखो बच्चों हीट लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट, हीट लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट, हीट लॉस्ट बाय वन ऑब्जेक्ट in a system, heat lost by one object in a system, heat lost by one object in a system will be equal to, will be equal to the heat gained by the other, will be equal to the heat gained by the other, will be equal to the heat gained by the other। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, ठीक है ना। इसी को शॉर्ट में कभी कभी ऐसे पूछा था हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन, ये कौन सा लॉ है, ये लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री, ठीक है ना। हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन। अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब जरा डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी को ध्यान से देखो, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। बेटा एक बात बताओ, अगर कोई हीट गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा ना, तो डेल्टा टी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इनिशियल वाले से ज्यादा होगा। तो यानी बेटा अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा क्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हीट गेन हो रहा है। बेटा हीट गेन हो रहा है, डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हीट गेन हो रहा है। इसी का उल्टा बेटा, अगर किसी ने हीट को लूज करा है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, अगर डिक्रीज होगा बेटा तो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल वाले से कम होगा, पक्का ना। तो बेटा इस सिचुएशन में डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देखो खुद बता रहा है डेल्टा टी नेगेटिव होगा तो डेल्टा क्यू नेगेटिव होगा। तो यानी डेल्टा क्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब हीट लॉस हुआ है, हीट लॉस हुआ है। तो बेटा एक सिस्टम में ना बाहर से हीट आ रहा है ना बाहर से अंदर, मतलब कहीं भी बाहर सराउंडिंग से हीट आ रहा है ना सराउंडिंग में हीट जा रहा है,
तो कोई एक ऑब्जेक्ट जितना हीट लूज करेगा दूसरा वाला उतना ही तो गेन करेगा ना। तो बच्चों मान लो दो ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 विल बी इक्वल टू 0। सुनो ध्यान से, अभी लिखना मत इसको, नीचे वाले को लिखना मत अभी। अगर दो हैं, मान लो सिस्टम में दो ही ऑब्जेक्ट है, एक एक हीट लॉस कर रहा है और दूसरा हीट गेन कर रहा है। तो बेटा पहले वाले ने हीट लॉस किया तो उसने मान लो 100 कैलोरी हीट लॉस किया, तो उसका साइन आएगा -100, -100 आएगा ना। तो दूसरे वाले ने उतना ही तो गेन किया, तो उसका साइन क्या आएगा, +100। तो माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, 0। इसलिए देखो डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसी तरह से बच्चों दो सिस्टम के जगह पे अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, एक सिस्टम में मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, तो सबके लिए लिख सकता हूं कि डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 सो ऑन सो फोर्थ प्लस डेल्टा Qn इक्वल टू 0 लिख सकता हूं बेटा। इसमें जो जो हीट लॉस करेगा उसका डेल्टा Q क्या आएगा, माइनस, और जो जो गेन करेगा उसका डेल्टा Q क्या आएगा, प्लस। जितना लॉस किया जाएगा उतना ही गेन किया जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या बचेगा, 0। तो ये बेटा हमारा क्या कहलाता है, मैथमेटिकल फॉर्म होता है। इसी को आप चाहें तो समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समेशन डेल्टा Q इक्वल टू 0। ये क्या है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। ये लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री का मैथमेटिकल फॉर्म है, एक लॉस करेगा दूसरा गेन करेगा, तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म है बेटा समेशन डेल्टा Q इक्वल टू 0। समेशन डेल्टा Q इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी का हम एक क्वेश्चन करेंगे लॉ ऑफ कैलोरीमेट्री पर। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, जितने भी डेल्टा क्यू हैं सबको ऐड कर दो, सबका सम 0 आएगा, प्लस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, सबने लिख लिया, सबने लिख लिया बच्चों, चलो अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है बेटा, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने नहाने के लिए 5 kg वाटर को हीट किया एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको मिक्स किया, एक बकेट 15 kg, तो इसको मिक्स किया 10 kg वाटर के साथ, और मान लो बहुत ठंड पड़ रही है तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस, दोनों को मिक्स किया, तो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन है, देखो व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, मिक्स करने के बाद फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ये हमें निकालना है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, दोनों को मिक्स किया है, ये 5 kg वाटर है, ये 10 kg वाटर है, इनको मिक्स किया है, तो अब हमें फाइनल टेम्परेचर बताना है। ये है बेटा 80 पे और ये है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 5 kg और वैसे, ठीक है ना। तो चलिए मैं करके बताता हूँ, पहले देख लीजिए एक बार सोल्यूशन, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं करके बताता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, मान लो इनको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद कुछ 15 kg बना, 15 kg बना, और उसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T है, जो मुझे निकालना है। उसका टेम्परेचर कितना है, T है, मुझे ये निकालना है, T मुझे पता नहीं है। तो बोला बेटा भले ही इसको मिक्स कर दिया मुझे मैंने, लेकिन हम मानेंगे कि ये सेपरेट है, तो यार डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 क्या आएगा, 0 आएगा। तो करके देखो बेटा, इसका डेल्टा Q1 क्या आएगा, देखो ध्यान से, ms डेल्टा T, फॉर्मूला क्या लगेगा, ms डेल्टा T, तो m कितना है 5000, 5000 क्यों रखोगे, जो बेटा ग्राम में रखना है, क्योंकि हमें s जो पता है ना, 1 जो s होता है वो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ग्राम में रखना है। 5000 इंटू 1 इंटू बेटा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर क्या है इसका T, पूरे मिक्सर का टेम्परेचर T है, तो इसका भी फाइनल T होगा
माइनस इनिशियल कितना था 80, ठीक है ना, प्लस दूसरे केस में क्या होगा बेटा 10,000, भले ही मिक्स हो गया है लेकिन इनको अलग अलग मानो, तो 10,000 इंटू 1 इंटू टी माइनस 10। अब बोलोगे सर आपने, हो सकता है कि इसमें से टी बड़ा हो एक केस में छोटा हो, तो आप चिंता मत करो, वो ऑटोमेटिक अपने आप का ध्यान रख लेगा। अगर टी बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा, टी छोटा होगा तो नेगेटिव आएगा, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और दैट इक्वल टू जीरो कर दो बच्चों, इसको किसके इक्वल कर दो, जीरो। मैंने क्या किया, डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 इक्वल टू जीरो। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, 5,000 से कैंसिल कर दो तो टी माइनस 80 एक ब्रैकेट में आएगा और यहाँ आएगा प्लस 2 इंटू टी माइनस 10 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से t की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आएगा बेटा 3t इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस 80 वहाँ 20, 3t माइनस 100 इज इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा यहाँ से t की वैल्यू कितना आएगी 100/3, 100/3 आएगी यानी 33.33 डिग्री सेल्सियस, ये इसका आंसर। अभी दो के लेकर आप तीन मिक्स कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एक और आ जाएगा डेल्टा Q3 इक्वल टू जीरो। ये फाइनल टेम्परेचर द मिक्सचर होगा, इसे नहा सकते हैं कि नहीं, मतलब बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो ठीक है, ओके टेम्परेचर है। अच्छा कभी ये समरसेबल देखा है, मतलब समरसेबल से जो पानी निकलता है उसका यूज किया है गांव वगैरह में, तो ऐसा कहते हैं कि समर के टाइम में उसमें से सुबह ठंडा पानी निकलता है, लेकिन विंटर के टाइम में उसमें से गर्म पानी निकलता है। देखा है ऐसा, मतलब यार टैप वाटर में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जहां समरसेबल होता है ना, समरसेबल या हैंड पंप भी होता है, दोनों में अगर देखोगे तो समर के टाइम में सुबह सुबह ठंडा पानी आएगा हैंड पंप से, और विंटर के टाइम में गर्म पानी आएगा हैंड पंप से। ऐसा क्यों है, क्यों है ऐसा, कोई बताओ। मतलब नेचर का बहुत गजब का मैनेजमेंट है, बताओ कोई ऐसा क्यों होगा, कोई भी, अरे कुछ तो लॉजिक बताओ, गधा कहीं का, इसमें क्यों, ऐसा क्यों है, नहीं पता, अरे तुम देखो कोई तुमसे पूछ सकता है, सुनो ध्यान से, ना पानी ठंडा आता है ना पानी गर्म आता है, हर समय पानी का टेम्परेचर, मान लो समझने के लिए बता रहा हूं, मान लो पानी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है, तो जब समर का टाइम है तो टेम्परेचर आपका 38 है, 40 है, तो इसकी तुलना में ये क्या लगेगा, ठंडा, ठंडा लगेगा ना। विंटर का टाइम है, टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, तो उसकी तुलना में क्या लगेगा, गर्म, कोई डिफरेंस नहीं है, समझ में आया ना। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चीजें आसान होती है। क्वेश्चन एक और खुद करो, अब एक क्वेश्चन बच्चों का क्वेश्चन, बच्चों 2 ग्राम वाटर है, 2 ग्राम वाटर है एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1 ग्राम एल्यूमिनियम है, 1 ग्राम एल है एट 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, गर्म क्या है इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे, इसका एस मैं बता दूं, वॉट आइस के बराबर ही लेना 1/2, क्योंकि इसके एस आपको चाहिए, इसका एस हम याद नहीं करेंगे, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फिर 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर है एट 50 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस। बच्चों तीनों को मिक्स कर दिया, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, फटाफट कर लो, सीधा सीधा जो बोला डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 इक्वल टू जीरो, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। राम समझ में आ रहा है, करण, हाँ बेटा, ठीक है, राम ऑन करके सो गए हो क्या, सत्यम,
ठीक है, चलो तुम जगे हो, लिखते रहो फिर। बाकी लोग चेक करो बच्चों, कितना है बयान? 60। ठीक है। टू टी, टी बाई टू और टी, तो आ गया 2t यानी 3t प्लस टी बाई टू, यानी हो गया 60, 7t/2। अरे सब ओपन, एक एक साथ लिख लो, टी वाले टर्म को एक साथ लिख लो, और फिर उसके बाद कितना होगा? -60 -2 -100 -60 -100 -160 -50 -2 1 10 -2 1 10 इक्वल टू 0। 70/2 इज इक्वल्स टू 2 1 10, तो 70 इक्वल टू 420, तो t इक्वल टू 60। ठीक है बच्चों, टी वाले टर्म को डायरेक्ट एक साथ लेगा, पूरा ब्रैकेट खोल के फिर ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करने का, डायरेक्ट देख लेने का, 2t है यहाँ पे, t/2 है, t है, एक साथ लिख दो। फिर यहाँ देखो -60 है, 100 है, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना देखो -50, डायरेक्ट लिख दो, और डायरेक्ट लिख के फिर इसे सॉल्व करो, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना। ठीक है, चले आगे बच्चों। अब इसके बाद आता है मिक्सिंग विद स्टेट चेंज, मिक्सिंग विद स्टेट चेंज, ठीक है ना, मिक्सिंग विद स्टेट चेंज। तो अभी एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर हो गया, ठीक है ना, मैंने चेक किया है लेटेस्ट एडिशन, तो उसके सिलेबस से बाहर हो गया। ठीक, तो क्या करें, छोड़ देते हैं? हाँ, पढ़ना है क्या? मिक्सिंग विद स्टेट चेंज मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है ना, अगर जीवन में कभी एमसीक्यू का बता, बाकी ऐसे बता देंगे। मिक्सिंग विद स्टेट चेंज, जैसे हेडिंग डालो मिक्सिंग विद स्टेट चेंज। जैसे अभी क्या कर रहे थे, मतलब क्वेश्चन देते समय ध्यान रखा जा रहा था कि वाटर वाटर ही रहे, इतना टेम्परेचर ना बढ़ा दिया जाए कि स्टीम चला जाए, है ना, या इतना टेम्परेचर ना घटा दिया जाए कि आइस चला जाए। तो अभी मिक्सिंग विद स्टेट चेंज, मिक्सिंग विद स्टेट चेंज, मिक्सिंग विद स्टेट चेंज। तो बच्चों स्टेट चेंज के साथ मिक्सिंग, तो इसका मतलब जैसे आइस को वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है ना, आइस को वाटर में मिक्स करेंगे, वाटर को स्टीम के साथ मिक्स करेंगे, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल मिक्सचर क्या होगा, ये पूरा अलग से एक पूरा अच्छा खासा 1-2 लेक्चर है, ठीक है ना, पूरा इसमें, तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने चेक कर लिया बहुत अच्छे से, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी जो मैं ये चीज बता रहा हूँ 90% केस में सही होगा, 10% केस में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन 90% केस में सही होगा। बच्चों अगर आइस प्लस वाटर को मिक्स करें, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी टेम्परेचर हो, कुछ भी मास हो, अब 90% केस वाला क्या होगा कि जैसे अगर बोले कि आइस जो है वो 90 ग्राम है और वाटर 2 ग्राम है, तब की बात नहीं कर रहा मैं। जब 50-50 का सिनारियो, जैसे आइस 2 ग्राम है, वाटर 4 ग्राम है, इस तरह का सिचुएशन हो, तब की बात कर रहा हूँ मैं। एक्सट्रीम दे देगा तो फिर बात अलग है। तो इसमें बच्चों फाइनल टेम्परेचर जो बचता है वो 0 डिग्री सेल्सियस बचता है। फाइनल टेम्परेचर, मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर अधिकतर पूछता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर वाटर और स्टीम है तो इसका फाइनल टेम्परेचर बचता है बच्चों, वाटर स्टीम का फाइनल टेम्परेचर बचता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वाटर और स्टीम का। अगर आइस और स्टीम है, अब स्टीम कहीं भी आए तो 100, स्टीम कहीं भी आ जाए 100, कहीं भी आ जाए स्टीम, आइस प्लस वाटर प्लस स्टीम आ जाए तो 100, ये बात याद रखना।
किसी को लग रहा है कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, ये तो मजा नहीं आ रहा है इसमें, तो मैं कुछ करूं, करना है कुछ, एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, देखो तुम्हें पल्ले पड़ेगा तो फिर ठीक है, बस एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ट्रायल कर लेते हैं, करके देखें ट्रायल, एक क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में अगर ट्रायल कर लेंगे, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर ये तो है ही, ठीक है ना, कहीं भी स्टीम आ जाए, स्टीम आ जाए कहीं भी तो आंसर 100 है, बाकी वाटर रहे तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है ना, एक क्वेश्चन में लिख लिया था ना सबने, देखो आइस और वाटर रहे तो 0, बाकी आइस वाटर कुछ भी रहे, स्टीम आ जाए तो 100, फाइनल टेम्परेचर मिक्सचर का। लेकिन इसमें क्वेश्चन जैसे थोड़ा सा, चलो एक काम करते हैं, तो अब की बार हमने क्या किया बच्चों की -20 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम आइस था, ठीक, इसको मिक्स किया 60 डिग्री सेल्सियस पे 1 ग्राम वाटर के साथ। तो इसमें क्वेश्चन है बच्चों की फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड स्टेट ऑफ द मिक्सचर, स्टेट ऑफ द मिक्सचर। बेटा फाइनल टेम्परेचर तो बताना है, साथ में इसका स्टेट भी बताना है, स्टेट मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो वाटर भी बच सकता है पूरी तरह से आइस भी बच सकता है, या आइस और वाटर का मिक्सचर भी बच सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटी है, तो तीनों पॉसिबिलिटी भी हमें पॉसिबिलिटी भी साथ साथ देखो। हाँ, अरे ऐसे मत करो, तुमने डायरेक्ट डेल्टा क्यू वन प्लस डेल्टा क्यू टू कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता है, यहाँ पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया, पहले बताओ क्वेश्चन लिख लिया, एक बार समझाएंगे, देखो तुम्हें पल्ले पड़ेगा तो थोड़ा हिम्मत करेंगे कुछ, और नहीं पड़ेगा तो पीछे वाला ठीक है फिर, ठीक है ना, ध्यान से एक बार समझना, एक बार में समझना है इसको हम लोग को, ठीक है, तो सब लोग एकदम ध्यान देंगे। एक बात बताता हूँ, देखो मैं जो अभी बता रहा हूँ बच्चों, वो स्टेप डेविएशन टेक्निक है, स्टेप डेविएशन टेक्निक है, स्टेप डेविएशन मतलब कोई एक स्टेट पे दोनों को ले आएंगे, फिर हम देखेंगे हीट कितना डेविएट हो रही है, तो डेविएट होने का मतलब किधर की हीट ज्यादा बच रही है। तो देखो ऐसे अगर नॉर्मल बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए मैं बोलता हूँ इसको, तो अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में चले तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं बोलता हूँ कि इन दोनों लोग में एग्रीमेंट हुआ, ये लोग आपस में बात किए और बोले कि हम दोनों लोग 0 डिग्री सेल्सियस वाटर हो जाते हैं, आइस ने भी बोला कि मैं भी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर हो जाऊंगा और आप भी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर हो जाओ, दोनों ने आपस में एग्रीमेंट किया, फिर हम लोग देख लेंगे भाई आपको जितना हीट चाहिएगा, इन्होंने बोला कि मुझे मुझे हीट चाहिए, आइस ने बोला मुझे हीट चाहिए, तो इन्होंने बोला हाँ मैं दूंगा ना, क्योंकि मैं जब 0 पे आऊंगा तो हीट मैं रिलीज करूंगा, क्योंकि बेटा इसका टेम्परेचर कम होगा तो हीट रिलीज करेगा ना, और इसने बोला मुझे हीट चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हाँ दोनों 0 पे आओ, तुम्हें जितना हीट चाहिए, इन्होंने बोला कि तुम्हें जितना हीट चाहिए मैं दूंगा, ठीक है ना, तो ऐसा एग्रीमेंट हो गया। तो अब आपको आपको क्या करना है, इसको भी 0 पे ले आना है, उसको भी 0 पे ले आना है, तो बच्चों ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं, इसको अगर 0 पे ले आना है तो पहले मैं ले आऊंगा 0 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम आइस, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एम एस डेल्टा टी, तो m की वैल्यू कितनी है 1, s की वैल्यू आइस की कितनी होती है बच्चों 1/2, डेल्टा टी कितना है बेटा 20, तो इसमें हीट कितना आएगा बेटा 10 कैलोरी। अब फिर देखो बेटा आइस हुआ ना, हमें क्या लाना था, हमें लाना था वाटर ना, बेटा इसको अगर वाटर में बदलूंगा तो फिर से हीट देना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर तो कितना हीट देना पड़ेगा बेटा, तो फॉर्मूला लगेगा m इंटू एल लगेगा ना बच्चों, m इंटू एल लगेगा तो कितना होगा 80, देख लो वाटर का एल कितना होता है, एल एफ कितना होता है 80 होता है, ये अभी लिखवाया था ना आज की क्लास में, तो बेटा ये 80 कैलोरी हो गया, तो ये तो वाटर पे मतलब 0 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम वाटर पे आ गए। तो बच्चों इधर इनको कितना हीट चाहिए जरा देख लो, इनका हीट डिमांडेड हीट क्या है 90 कैलोरी, मतलब इनको 90 कैलोरी चाहिए, इनको 90 कैलोरी चाहिए, किन से चाहिए, इनसे चाहिए, तो ये भी, तो बेटा ये तो डायरेक्ट वाटर में है, ये वाटर से डायरेक्ट 0 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम वाटर आ जाएंगे, 1 ग्राम वाटर आ जाएंगे बेटा, तो इनका जब हीट चेंज निकालोगे डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी से, तो बेटा एम एस डेल्टा टी से जब निकालोगे तो हीट कितना आएगा, तो 1 इंटू डेल्टा टी, तो बेटा 0 माइनस फाइनल 0 हुआ है आपकी बात, -60, तो बेटा ये आंसर -60 आएगा, तो माइनस आए तो इसका मतलब हीट क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है, प्लस आए तो इसका मतलब हीट क्या हो रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है। अब इन दोनों लोगों ने मिलकर बेटा अपना मिक्सचर तैयार कर लिया, बोला पहले मिक्सचर तैयार कर लेते हैं फिर हिसाब किताब कर लेंगे, तो पहले क्या किया मिक्सचर तैयार किया। अब मिक्सचर में क्या आएगा बेटा 1 ग्राम वाटर इधर से आया और 1 ग्राम वाटर इधर से आया, तो मिक्सचर में क्या बचेगा 2 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 2 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो सामान डिलीवर हो गया,
मिक्सचर बन गया, अब हिसाब किताब की बारी। ठीक है ना, इन्होंने प्रॉमिस किया था कि तुमको जितना चाहिए उतना मैं दूंगा, तो इसने बोला ठीक है भाई मुझे 90 कैलोरी दे दो, तो इन्होंने बोला यार मेरे पास तो 60 ही है। ठीक है ना, तो इसने बोला ऐसे तो चलेगा नहीं। उसने बोला कि तुमने बोला था जितना मुझे चाहिए उतना दोगे, लेकिन तुम 30 कम दे रहे हो, नहीं चलेगा। तो ये मानेगा नहीं। ठीक है ना, बोलेगा कि मुझे 30 हीट और चाहिए, 60 तो मिल गया लेकिन 30 और चाहिए ना उसको, तो बोलेगा 30 का यहाँ पे हीट डिफिसिट हो गया, हीट डेफिसिट हो गया। तो ये क्या बोलेगा कि देखो, ये बोलेगा उधार उधार कर लो यार, बोला ऐसा नहीं चलेगा, डायरेक्ट मुझे अभी का अभी हीट चाहिए। तो ये बोलेगा कोई बात नहीं, जितने का सामान, जितने का पैसा नहीं दिया उतना सामान ले जाओ। इनडायरेक्टली बोलेगा कि ठीक है, जितना हीट मैं नहीं दे पाया उतना हीट इसमें से निकाल लो। अब लॉजिक समझो, यहाँ लॉजिक है। ये बोलेगा जितना हीट मैं दे नहीं पाया उतना हीट यहाँ जो मिक्सचर बना है हम लोग का उसमें से निकाल लो। तो ठीक है, तो अब उसने बोल दिया, अब हमारी बारी कैलकुलेशन की। तो यानी अब ये 30 कैलोरी का हीट यहां से निकालने वाला है। तो बच्चों यहाँ डेल्टा क्यू नेट कितना बचा हुआ, डेल्टा क्यू नेट बचा हुआ प्लस में 30, प्लस में 30 कैलोरी। लो, डेल्टा क्यू नेट कितना बचा है, प्लस में 30 कैलोरी। ये 30 कैलोरी से निकालेगा, तो अब रुको, रुक जाओ यहाँ पे। देखो बच्चों, आपको चेक करना होगा, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसके पास इतना हीट तो नहीं बच गया कि पूरा का पूरा 2 ग्राम वाटर 2 ग्राम आइस में कन्वर्ट कर दे। पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा। तो बेटा 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम आइस में बदलने के लिए 80 कैलोरी हीट निकालना पड़ता है। कितना निकालना पड़ता है, 80 कैलोरी। तो यहाँ 2 ग्राम वाटर है, 2 ग्राम वाटर को आइस में बदलने के लिए कितना हीट निकालना पड़ेगा, 160। इनके पास है कितना, 30। यानी एक बात तो हमको पक्का पता चल गया, ये पूरी तरह से वाटर को आइस में नहीं बदल। बेटा पॉसिबिलिटी क्या है, जब हीट निकालोगे तो ये आइस की तरफ जाएगा ना। तो हम चेक कर रहे हैं कि पूरा का पूरा तो आइस नहीं बन जाएगा, तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि इनके पूरा आइस बनाने के लिए 160 कैलोरी चाहिए, और इसके बाद बचा कितना है, 30 कैलोरी। तो बेटा ये नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा तो क्या करेगा, कुछ वाटर को आइस में बदल देगा, कुछ वाटर को आइस में बदल देगा। कितना वाटर को आइस में बदलेगा वो दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन कुछ वाटर को आइस में बदल देगा। अगर कुछ वाटर को आइस में बदलेगा तो आइस और वाटर का मिक्सचर बचेगा, आइस और वाटर का मिक्सचर बचेगा ना। तो बच्चों आइस और वाटर के मिक्सचर का टेम्परेचर हमेशा 0 होता है, क्योंकि जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। आइस और वाटर के मिक्सचर का टेम्परेचर हमेशा 0 होता है, तो इसलिए फाइनल आंसर टेम्परेचर का क्या हो गया, 0, बिना कैलकुलेशन के, लॉजिक से। समझ रहे हो ना। इसका फाइनल टेम्परेचर का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टी फाइनल कितना आएगा इसका, टी फाइनल 0 आएगा। और बचेगा क्या, स्टेट क्या होगा, स्टेट होगा मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, आइस प्लस वाटर, आइस प्लस वाटर का मिक्सचर बचेगा। ठीक है ना। अब कितना आइस कितना वाटर, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, कितना आइस कितना वाटर। तो बेटा 30 कैलोरी में जितना वाटर आइस में बदल जाए उतना आइस बनेगा। तो 30 कैलोरी में कितना बदल जाएगा, तो बेटा ये फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बराबर एम इंटू एल। तो क्यू कितना है यहाँ पे 30, तो 30 में देख लो कितना बदल, एम की वैल्यू हमें निकालनी है, कितना बदल जाएगा। एल की वैल्यू कितनी होती है 80, बेटा एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एम की वैल्यू आएगी 3/8। इसको अप्रोक्सीमेट में निकालो कितना आएगा, 24 होता है ना, तो लगभग 0.3 के लगभग आएगा। यानी 0.3 ग्राम क्या बनेगा बच्चों, आइस बने। तो वाटर कितना बचेगा, 2 माइनस 0.3, यानी 1.7 ग्राम क्या बचेगा, वाटर बचेगा। ठीक है ना, तो ये आंसर है, ये बनेगा आइस और जो बचेगा वो क्या बनेगा, वाटर। मतलब फुल बनियागिरी करना है यहाँ, हीट का एक्सचेंज देखना। मतलब अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ सकते हो, अगर समझ सकते हो, देखो नोट करना तो कर लो। सत्यम समझ में आया तुमको, ठीक है ठीक है। करण बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। बताओ समझ में आया, यहाँ बैठे हो जितने लोग समझ में आए। अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये काम करना पड़ेगा बार बार। अगर तुम लोग चाहो तो अपने से बहुत कुछ कर सकते हो, इसमें से देख लेना आप क्या कर सकते हो। एक बार तूफानी काम करना, आइस और वाटर को, आइस और स्टीम को मिक्स करके देखना। मैं बता रहा हूं तुम्हें कॉमन ग्राउंड क्या लेना है, बस थोड़ा होमवर्क टाइप का दे देंगे, जिसका इंटरेस्ट होगा वो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। स्कूल एग्जाम में नहीं है, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें है ना।
बंद करना है? चलो थोड़ी देर बाद चला गया, बंद नहीं हुआ क्या? खुल गया? ये मुझे एलईडी दिख नहीं रहा, एलईडी दिख नहीं रही यहाँ से। ठीक है, हो गया, लिख ले इसको। एक और करोगे क्या? होमवर्क कर लेना, मैं बस बता दूंगा, कर ले, दो चार बस बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन खुद कर लेना। 60 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम वाटर, इसको मिक्स कर दिया 110 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम स्टीम। फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बताना है। देखो कैसे करोगे इसका, आपकी बार हिंट बता दे रहा हूं। दोनों को 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बना लेना। समझ रहे हो कि नहीं? बेटा ये गर्म होगा, वो ठंडा होगा, फिर से वही 100 डिग्री सेल्सियस पे मिक्सचर बना लेना। हिसाब किताब करना, अगर हीट ज्यादा बच जाएगी तो हीट कर देना, हीट कम बचेगी तो निकाल लेना। करके आना, इसको होमवर्क रहेगा। और अल्टीमेट एक और कर लो, लिख लो जो मतलब करना इच्छा है उनकी। नहीं आएगा मेरे से बाहर पूछ लेना, ये क्लास में नहीं बताएंगे, बाहर पूछ लेना। एक और क्वेश्चन कर लो। तीनों को मिक्स कर दिया, इसका फाइनल टेम्परेचर निकालना है। इसमें कॉमन ग्राउंड क्या बनाना? इसमें 100 मत बनाना, इसमें कॉमन ग्राउंड बना लेना 30 डिग्री सेल्सियस वाटर। क्यों? क्योंकि तुम्हें तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी 30 पे है, तो तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तभी दो ही बार सॉल्व करना पड़ेगा। अगर तुम 100 ले जाओगे तो तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए अब की बार कॉमन ग्राउंड 30 बना देना। ठीक है ना? बस खत्म करो इसको। ठीक है बच्चे, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, पता है ना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्यों कूल करता है? जैसे ही इवापोरेशन पे क्या होता है बेटा, कोई भी अगर वाटर ड्रॉपलेट से इवापोरेट होगा तो 540 कैलोरी हीट लेके जाएगा। तो जब 540 कैलोरी हीट लेके जाएगा तो सरफेस को ठंडा करेगा। समझ रहे हो ना? 1 ग्राम 540 कैलोरी हीट लेके जाएगा तो सरफेस को ठंडा करेगा। बेसिकली ये उसका रीजन है। बच्चों सबसे अच्छा आग को कौन बुझाएगा? एक क्वेश्चन छोटा सा लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है इसलिए बता, फायर एक्सटेंसर। पहला आइस, अगर ऑप्शन तीनों हो तो। दूसरा कोल्ड वाटर। तीसरा वार्म वाटर। चौथा बॉइलिंग वाटर। सबसे अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हो तो सबसे अच्छा, मतलब ये वाहियात बात है रियल लाइफ के लिए, लेकिन अगर ऐसे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो सबसे अच्छा आग कौन बुझाएगा? क्यों? क्यों भाई, फोर क्यों आएगा? अच्छा तो मैंने पूछा है, क्या सबसे अच्छा आग कौन बुझाएगा? आइस। बॉइलिंग वाटर। आगे सबसे अच्छा आग बुझाता है फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे अच्छा बॉइलिंग वाटर होता है। रीजन इसका क्या है? वो ऑलरेडी बॉयल्ड है, 100 पे है, जैसे आप उसको सरफेस पे थ्रो करोगे वो तुरंत किस में कन्वर्ट होगा? स्टीम में। तो 1 ग्राम अगर स्टीम में कन्वर्जन होगा तो 540 कैलोरी हीट लेके जाएगा, तो सरफेस बहुत तेजी से ठंडा होगा। लेकिन आइस में ऐसा नहीं बेटा, आइस में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आइस एक बहुत ही शानदार इंसुलेटर होता है हीट का। इंसुलेटर होता है तो वो तो उसको पिघलने में ही बहुत टाइम लग जाएगा।
ठीक है ना। वार्म वाटर में पहले वो 100 तक जाएगा, फिर बॉयल होगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो इसलिए सबसे अच्छा याद रखना है डायरेक्ट। हाँ देखो करणवीर दिमाग लगा दे, मैं जानता था करणवीर कह रहा है कि अब आग लग जाएगा तो ये, अरे मैंने बोला नहीं ये ऐसे वाहियात क्वेश्चन होगी, आग लग जाएगा। हाँ आग लग जाएगा तो तुम लोग ऐसा थोड़ी, घर में आग लग गई तो पहले पानी बॉयल करोगे, ऐसा थोड़ी करोगे यार तुम लोग। ये तो बात एक फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। हाँ अवेलेबल है मान लो तो ठीक है, तुम्हारे पास चॉइस है। जो चीज जो चीज जल रही है उसकी कोई कीमत नहीं है, तुम डिसाइड कर रहे हो, गेम खेल रहे हो कौन सा डालू कौन सा डालू। इंसान है तो फिर भाई देख लो क्या कर सकते हो। हाँ इलेक्ट्रिसिटी वाली अगर आ गए तो फिर पानी मत डालना। चलो ठीक है, बस बाकी ऐसे पॉइंट ये, बाकी रियल लाइफ में इसका कोई मतलब नहीं है, कोई आदमी पानी थोड़ी बॉयल करेगा आग लगेगी, जो अवेलेबल रहेगा थ्रो करेगा। ये बस ऐसे ही बताने के लिए कि भाई सबसे अच्छा ये बॉइलिंग वाटर एक्सचेंज करता है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, बस इतने देर में, अब थोड़ा देर वेट करो। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, पहला होता है कंडक्शन, दूसरा क्या होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। ये दोनों रिक्वायर मीडियम, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है, इसको डोंट। इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं कंडक्शन, फिर देखेंगे कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है वो देख लेंगे आगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कंडक्शन। कितने बजे तक क्लास दी है? कंडक्शन, कन्वेक्शन और लिखो, लिख लिया ना बच्चों। कंडक्शन, देखो इन कंडक्शन heat transfer, in conduction heat transfer, in conduction heat transfer without the actual transfer, in conduction heat transfer without the actual transfer of the medium particles, without the actual transfer of the medium particle, in conduction heat transfer without the actual transfer of the medium particle, ठीक है ना, actual transfer of the medium particle, ठीक है। देखो बच्चों इधर, ये बीच में एक कंडक्टर है, ये 300 डिग्री सेल्सियस पे एक हिस्सा उसका है और दूसरा हिस्सा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ हीट कैसे ट्रांसफर होता है, तो बेटा जो कांटेक्ट में होते हैं हॉट साइड के उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल है उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इनका काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगा तो ये नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना, फिर वो नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करेंगे, वो नेक्स्ट वाले को ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह जो हीट होगा वो लास्ट तक पहुंच जाएगा। समझ में आया ना, मतलब जैसे ह्यूमन चेन बनता है कि नहीं, ह्यूमन चेन में एक के बाद एक खड़े हो जाओ, चीजों को देते जाओ तो लास्ट तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो एक जगह पे इंसान है वो वहीं पे रहता है, ठीक है ना। तो बस ये अपनी जगह पे ऑसिलेट करेंगे और हीट को आगे ट्रांसफर करते जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे यहाँ वाला मॉलिक्यूल उठ के लास्ट में नहीं जाता है, लेकिन ये हीट लास्ट में चला जाता है। तो जब ऐसा हो तो इसे बोलते हैं कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, यहाँ वाला मॉलिक्यूल ही उठ के लास्ट में चला जाता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, वो आगे आपको बता देंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल का या मीडियम पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता, वहां पे होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें एक चीज होता है जिसको हम पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं हीट करेंट। हीट करेंट, हीट करेंट, ठीक है ना, हीट करेंट। हीट करेंट इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, इसको मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसे हम पढ़ेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट करंट एच से रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एच इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। जैसे करंट होता है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वैसे हीट करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्यू क्या है, यहाँ पे हीट है, एच क्या है बच्चों, हीट करंट है, क्यू क्या है, हीट है बच्चों, क्यू क्या है, हीट है, और एच आपका क्या है, हीट करंट है।
ठीक है ना। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इससे समझने में आपको मदद मिलेगा बेटा। इसकी यूनिट होगी, हीट का यूनिट होता है जूल, जूल पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या होगी, वॉट होगी। इसकी यूनिट वॉट होगी बेटा। तो ये क्या बताता है मैं आपको बताता हूँ, अभी समझाता हूँ। पहले इतना बात समझ में आपको, अभी लिख लीजिए थोड़ा सा, ये ड्राइंग बना लीजिएगा। इसमें और भी चीजें, जैसे लेंथ एल है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है ना, लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। हीट करंट, इसकी यूनिट वॉट होती है या जूल पर सेकंड होती है, हीट करंट की यूनिट वॉट या जूल पर सेकंड होती है। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझो, जैसे मैं बोलता हूं कि हीट करंट है 5 जूल पर सेकंड या 5 वॉट है बेटा, ठीक है ना, 5 जूल पर सेकंड, या मैं बोलता हूं 5 वॉट है, तो ये क्या सिग्निफिकेंस रखता है, ये बताता है कि हॉट साइड से 5 जूल हीट हर सेकंड निकल के कोल्ड साइड में जा रहा है, ठीक है ना। तो हर सेकंड, या कहीं भी आप यहां पे खड़े हो जाओ, तो हर सेकंड कितना हीट आपको क्रॉस करता हुआ दिखेगा, 5 जूल। किसी भी पॉइंट पे आप खड़े हो जाओ, तो हर सेकंड आपको 5 जूल हीट क्रॉस करता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। 5 जूल हीट का मतलब 5 जूल पर सेकंड, या हीट करंट का मतलब क्या होता है कि कितना हीट पर सेकंड इस हॉट वाले साइड से कोल्ड वाले साइड में जा रहा है। और एक और मतलब इसका समझना है कि मैं अगर किसी भी पॉइंट पे खड़ा हो जाता हूं, तो मुझे हर सेकेंड 5 जूल हीट क्रॉस करता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है ना, किसी भी पॉइंट पे खड़ा हो जाता हूं तो हर सेकंड मुझे कितना हीट क्रॉस करता हुआ दिखेगा, 5 जूल। क्लियर, अच्छा क्या ध्यान दो, 5 जूल हीट पर सेकंड क्रॉस करता हुआ जाएगा, ठीक। अब देखो बच्चों, ये हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स अफेक्टिंग एच, ठीक है ना, ये लिख लिया था ना वैसे। तो बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग एच, फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख लीजिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट करेंट, मतलब हीट करेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट करेंट। बेटा हीट करेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये हमें देखना है, कौन कौन से फैक्टर हीट करेंट को अफेक्ट करते हैं। तो देखो बेटा, अगर मैं लेंथ बढ़ा दूं कंडक्टर का, फैक्टर्स अफेक्टिंग एच, अगर मैं कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दूं बेटा, हीट ज्यादा ट्रांसफर होगा या कम। जैसे आप कुक करते हो, कुक करते करते समय स्पून से अगर कुकिंग करने लगो तो हाथ जल जाएगा ना, है ना। लेकिन अगर वही लेंथ बड़ा हो जाए तो आराम से कुकिंग कर लेते हो। तो इसका मतलब अगर एच जो है, इधर लिख रहा हूं मैं, एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। हायर द लेंथ लेस विल बी एच। समझ में आया ना, जब लेंथ बड़ा कर दोगे बेटा तो कुकिंग करने में आपका हाथ जलता नहीं है, लेकिन वही लेंथ छोटा होगा स्टील का तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। बच्चों अब देखो दूसरी बात, एरिया से देखो, एरिया से, जैसे ध्यान समझना बच्चों, एरिया वाला कॉन्सेप्ट, एरिया वाले कॉन्सेप्ट मान लो एक एक बार में 5000, समझने के लिए वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, एक बार में 5000 मॉलिक्यूल हीट रिसीव कर रहे हैं यहाँ, 5000, और वो अगले 5000 को दे रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर एरिया में डबल कर दो तो एक बार में 10,000 हीट रिसीव करेंगे और अगले 10,000 को देंगे। तो बेटा सेकेंड वाले केस में हीट का ट्रांसफर ज्यादा होगा कि नहीं होगा। पहले केस में केवल 5000 मॉलिक्यूल ऐसे थे जो एक बार में हीट रिसीव करके अगले वाले को, अगले 5000 को दे रहे थे, अगले 5000 को दे रहे थे। अगर मैं एरिया बढ़ा देता हूं, तो एरिया बढ़ा दूंगा तो एक बार में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएंगे, तो जब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांटेक्ट में आएंगे तो 10,000 रिसीव करेंगे, अगले 10,000 को देंगे, फिर अगले 10,000 को देंगे। इसका मतलब बेटा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सुनो बच्चों एक और फिर देख लेते हैं, अगर यहाँ 300 और 0 है, यहाँ 500 और 0 कर दो, तो दूसरे वाले केस में हीट का ट्रांसफर ज्यादा होगा, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना हीट का ट्रांसफर ज्यादा होगा। समझ रहे हो कि नहीं, क्या हुआ रुद्र, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो बच्चों इन सबको जब कंबाइन किया गया तो बताओ मटेरियल का भी रोल होना चाहिए कि नहीं। स्टील है तो अलग तरीके से हीट कंडक्ट करेगा, आयरन है तो अलग, तो इन सबको कंबाइन करके H इक्वल टू के इंटू ए अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला बना और याद रखना है, H इज इक्वल टू के इंटू एल, के इंटू ए अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। बच्चों ये देखो मैं आपको इसलिए बताया था कि आप समझ के याद करो, तो ये फॉर्मूला आपको भूले नहीं है, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आप समझाए इसलिए क्योंकि अभी भूल जाओ तो आपको यह पता रहे कि कैसे करना, ठीक है ना। ठीक है,
लिख लिया बच्चों। के क्या है यहाँ पे, के है बच्चों, इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। के यहाँ पे है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। ये मटेरियल का रिप्रेजेंटेशन करे, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला यहां लिख देना पर एच इक्वल टू के बाई एल इंटू डेल्टा टी। पिछला वाला स्लाइड नहीं लिख पाए थे क्या, ठीक है ना, लिख लिया था पिछला वाला ना, डेल्टा टी, ठीक है ना। एच इज इक्वल टू के इंटू एल अपॉन डेल्टा, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। एच जो है ना वो करंट की तरह है, एक बार वायर में निकल गया तो पूरे वायर में करंट सेम होगा, एक बार अगर वायर में निकल गया तो पूरे वायर में करंट क्या होगा, सेम होगा। एच इक्वल टू एच जो है उसकी तरह, ठीक है। क्वेश्चन करा जाए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है, बच्चों एक ऑब्जेक्ट है 200 डिग्री सेल्सियस पे, इसके बीच में एक डेटा भी दे सकते हैं बच्चों, लेकिन अभी बिना डेटा के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। यहां पे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका टोटल जो लेंथ है बेटा वो है 10 मीटर, ठीक है ना। रॉड का टोटल लेंथ है 10 मीटर। तो यहां से 4 मीटर की दूरी पर एक जंक्शन होगा, 4 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट होगा रॉड का, हॉट साइड से 4 मीटर के डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट का आपको टेम्परेचर बताना है। क्वेश्चन ये है कि ये 200 वाले से 4 मीटर दूर एक रॉड का सेक्शन होगा, उसका बच्चों आपको टेम्परेचर बताना है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है ना, ये बताना है, ठीक है ना। तो एक बार बना लो, फिर मैं बताता हूँ एक क्वेश्चन करके, फिर आप ट्राई करना, ठीक है बेटा, मान लिया ना। इसको स्टेटमेंट में देगा कि फाइंड द टेम्परेचर एट ए डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम द 200 डिग्री सेल्सियस साइड या फ्रॉम द हॉट साइड, ऐसा करके आपको स्टेटमेंट में देगा, ठीक है। देखो बच्चों कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला यही है, एच इक्वल टू के बाई एल इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। देखो इधर सोल्यूशन इसका होगा बच्चों, देखो मैंने बताया था अभी, आपको हिंट दिया था कि एक वायर में जैसे करंट एक बार निकल जाता है तो पूरे वायर में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो बेटा उसी तरह से यहाँ जब हीट करंट निकल जाएगा तो पूरे वायर में हीट करंट सेम रहेगा। मतलब आप कहीं भी, यहाँ पे अभी पीछे एग्जांपल दिया था कि अगर 5 वॉट है या 5 जूल पर सेकंड है, तो आप किसी भी पॉइंट पे खड़े होकर देखोगे तो आपको 5 जूल हीट क्रॉस करता हुआ दिखेगा हर सेकंड। तो बेटा देखो इस वाले हिस्से के लिए, इस वाले हिस्से के लिए जितना एच की वैल्यू होगा उतना ही एच का वैल्यू इधर वाले हिस्से के लिए भी होगा। बच्चों इस वाले हिस्से के लिए देखो, दो सेक्शन में तोड़ रहा हूं इस रॉड को, एक इधर और एक इधर। तो बेटा इस वाले हिस्से के लिए जितना एच की वैल्यू होगी उतना दूसरे वाले के लिए भी होगी। तो देखो एच की वैल्यू इधर वाले के लिए लिखो बच्चों, एच का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, के अपॉन एल, एल कितना है बेटा यहाँ पे 4, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, देखो हमेशा याद रखना है यहाँ पे हाई माइनस लो करना है। तो यहाँ क्या लिख दो बच्चों, 200 माइनस टी, सही बात है, डाउट हो तो बताओ बच्चों, ठीक है ना। ये इतने पार्ट का एच लिखा है बच्चों, तो दूसरे वाले पार्ट का भी तो एच इक्वल होगा ना, जैसे H1 है तो दूसरे वाले के लिए मैं लिखूं H2, दूसरे वाले के लिए लिखो H2, तो H2 क्या होगा बेटा, के एरिया तो उसका भी सेम है, अपॉन 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 6। बेटा ये वाला हिस्सा ले रहा हूं ना, यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का ले रहा हूं, तो के अपॉन 6 इज इक्वल्स टू, यहां क्या लिखूं, टी माइनस 0। बेटा हाई टेम्परेचर पे कौन होगा, टी होगा, अरे इन दोनों में हाई पे कौन होगा, टी होगा ना। तो बेटा यहाँ पे टी माइनस 0 लिखा है, अब केवल इतने के लिए यूज किया है, बस इतने के लिए यूज किया है, ठीक है। अब इन दोनों को बेटा देख लो, H1 विल बी इक्वल टू H2, क्यों, क्योंकि वायर सेम है या मतलब रॉड सेम है, तो H1 इक्वल टू H2, दोनों को इक्वेट कर दो, तो k बाई 4 इंटू 200 माइनस टी इज इक्वल्स टू k/6 इंटू टी। बेटा k से k कैंसिल कर दो, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, तो कितना आएगा 600 माइनस 3t इज इक्वल्स टू 2t।
तो कितना जाएगा 5t इक्वल टू 600, टी की वैल्यू आएगी 120 डिग्री सेल्सियस। यहीं पर डायरेक्ट मैं इक्वेट कर सकता था, लेकिन बस समझने के लिए H1 H2 इक्वल है, तो डायरेक्ट में ये लिखता बराबर कर देता। आपको भी यही करना है, दोनों बराबर कर देना है, बराबर करने के बाद वो आ जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, H1 इक्वल टू H2 कर दो बच्चों, कैंसिल वैंसिल कर दो चीजें। ठीक है, चलो 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 लिख लिया। अब अगला क्वेश्चन आप करेंगे। लिख लिया बच्चों ना, आंसर आएगा 120, ठीक है ना, 120 डिग्री सेल्सियस। ये एनसीईआरटी में लास्ट कैसे होगा बेटा, बहुत टाइम है अभी तो। बच्चों ये 300 डिग्री सेल्सियस पे है, ये दो रॉड है, ठीक है ना। इस रॉड का एरिया 2a है, इसका एरिया a है, ठीक है ना। इसका लेंथ l है, इसका लेंथ 2l है, इसका लेंथ l है और इसका लेंथ 2l है, ठीक है। इसका लेंथ l है, इसका लेंथ 2l है। इसका बच्चों जो k है, k ले लो, इसका ले लो k/2, और ये 0 डिग्री सेल्सियस है। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। जंक्शन मतलब जहां पे जुड़े हुए हैं, तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। बच्चों जंक्शन का टेम्परेचर बताना है, कुछ नहीं करना है, एच इक्वेट कर दो, जो पीछे किया है बस उस पर ध्यान दे लेना क्या चीज क्या है। देख लो बच्चों, आगे 200, और कोई देखो बच्चों। बेटा ए अलग अलग है आपकी, और पता है ना, ए अलग है, ये अलग है, सब कुछ अलग अलग है। ये है ना, कितना रहा टी,
देख लो बच्चों, ये 2 नीचे जाके 4 हो जाएगा, तो t/4 आ जाएगा इधर। 2 को उधर भेज दिया, t/8 हो गया है, 300 माइनस टी। टी को इधर ला दिया है, t प्लस t/8, 9t/8। 9t/8 को सॉल्व कर दिया फिर। ठीक है, कुछ नहीं किया, वही पुराना काम। बच्चे डेटा दे के दे तब भी यही करना है, मैं बिना डेटा के करा रहा हूँ। अगर डेटा दे के करे तो परेशान मत होना, बस डेटा डाल देना, सॉल्व कर देना। ठीक है, आगे चले, इसका आंसर देख लें, 266 पॉइंट। चले बच्चों, लिखो कंपैरिजन विद ओम्स लॉ। कंपैरिजन विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पता है ना क्या होता है? कुछ सुना सुना तो लग ही रहा होगा, पिछले साल की बात है। V इक्वल टू आई आर, करेक्ट। तो बच्चों V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है ना। तो I इक्वल टू, देखो मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, I इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/r इंटू वी, लिख सकता हूँ ना, ऐसे जानबूझ के लिख रहा हूँ, आर को इधर भेज दिया, 1/r करके ऐसे लिख रहा हूँ। तो बच्चों I क्या होता है? करेंट। और V क्या होता है? वोल्टेज नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसकी यूनिट वोल्टेज होती है, ठीक है ना। तो V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। R क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो बेटा जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ज्यादा करंट होता है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ज्यादा करंट होता है। अब यहां देखो, H इक्वल टू K/L इंटू डेल्टा टी। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट करंट होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट करंट होगा। एक जैसा लग रहा है क्या? एक जैसा लग रहा है ना। जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट ज्यादा, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा तो हीट करंट ज्यादा। एक जैसा लग रहा है, यानी बीच में जो क्वांटिटी है वो क्या है? 1/r। बीच में जो क्वांटिटी है वो क्या है? 1/r। तो बच्चों आर क्या हो जाएगा यहां से? तो यहां मैं लिख रहा हूं RTH। RTH मतलब थर्मल रेजिस्टेंस। RTH मतलब थर्मल रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों L/K। और RTH यहां पे क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस। RTH क्या है बच्चों? थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, उसका फॉर्मूला हो जाएगा L/K। बच्चों पीछे K की यूनिट निकालना जरा पहले, ये हो गया ना, लिख लेना। पीछे जहां K पर सबसे पहले फॉर्मूला लिखा था, इसको लिख लो। चल लिख लो पहले, इसको लिख लो, लिख लो इसको, लिख लो पहले। चलो बच्चों चलो, ठीक है। बच्चों जल्दी जल्दी लिख लिया। जूल में वॉट के टर्म में बताओ। के की यूनिट बताना बच्चों, के की। अभी पीछे चलते थोड़ा, जहां सबसे पहले बताया था के वगैरह, ये बताया था बच्चों। यहाँ के थर्मल कंडक्टिविटी था ना, के थर्मल कंडक्टिविटी था, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? हाँ, कुछ ऐसा है ना, वॉट के टर्म में आएगा। चलो आगे ही देखा, बताता हूँ बच्चों। के की यूनिट क्या होगी? देखो H बराबर कितना होता है? K/L इंटू डेल्टा टी होता है ना, डेल्टा टी होता है। तो बेटा मुझे के की यूनिट निकाली, तो के को छोड़ के जितने बजे सबको उधर कर दो, तो कितना होता है? H इंटू एल अपॉन के इंटू, सॉरी के हटा दो, ए डेल्टा टी। बेटा ए डेल्टा टी, ए डेल्टा टी के की यूनिट होगी। तो एच की यूनिट क्या होती है? वॉट। एल की यूनिट क्या होगी? मीटर। एरिया का कितना होगा? मीटर स्क्वायर। और डेल्टा टी का क्या होगा? केल्विन। तो यहां से यूनिट क्या आएगा? वॉट पर मीटर पर केल्विन। ये के की यूनिट है, याद रखना। इस चैप्टर के यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये के का यूनिट है, यूनिट ऑफ के।
ये के का यूनिट है बच्चों, वॉट पर मीटर पर केल्विन। केल्विन की जगह डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, देख लेना, लेकिन अभी पर मीटर पर केल्विन। ठीक है, चलो अगर इसका यूनिट निकाल लिया, थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट निकालो। के का निकाल लिया, फाइंड द यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। करेक्ट। अब बच्चों थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट बताओ। देखो मैं परेशान है, निकाल लेना क्वेश्चन में, बस हम कभी क्वेश्चन पूछे तो कॉन्फिडेंस इतना रखना कि निकाल लो, ठीक है ना, बाकी याद करने के लिए नहीं बोला, रट्टा मारने के नहीं बोला, केल्विन पर वॉट आएगा, ठीक है ना। हाँ सही है, थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट आएगा केल्विन पर वॉट। कुछ नहीं बच्चों, के की यूनिट डाल दो, ऊपर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये सब चीज रटना नहीं है, एकदम नहीं रटना है इनको, तो इनको जब आए तब निकालना, निकालते निकालते याद हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर देखो आरटीएच का निकालना है यूनिट, क्या करोगे, तो आरटीएच लेंथ का क्या होता है मीटर, केल्विन का क्या होता है अभी तो देखा, वॉट मीटर केल्विन, सॉरी के का, हाँ ए का कितना होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर केल्विन ऊपर चला जाएगा, मीटर स्क्वायर से ये मीटर केल्विन ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर केल्विन अपॉन वॉट मीटर स्क्वायर, कैंसिल कर दो, क्या केल्विन पर वॉट। थर्मल रेजिस्टेंस यूनिट आएगी केल्विन पर वॉट, ठीक है बच्चों। इसको एक और तरीके से याद रखना, चले आगे, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों। एक और बात, इसको अब देखो फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, हीट करंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/r इंटू डेल्टा टी, अब ऐसे भी लिख लो, H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/r इंटू डेल्टा टी, 1/r इंटू डेल्टा टी। R क्या है थर्मल रेजिस्टेंस, R क्या है थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, 1/r इंटू डेल्टा टी। बच्चों देखो आपने पढ़ा है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, उसमें ओम्स लॉ में क्या होता है रो एल बाई ए होता है ना, क्या होता है रो एल बाई ए। आर का फॉर्मूला ये पढ़ा था ना रो एल बाई ए, रो क्या होता था यहाँ पे, क्या होता था रो, रेजिस्टिविटी। 11th की फिजिक्स में कुछ ज्यादा डूब गए हो, अब रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। 11th की फिजिक्स में रो मतलब डेंसिटी हुआ है बहुत बार, लेकिन बच्चों ये रो वहां पे रेजिस्टिविटी होता था। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, होता है कि नहीं होता है, या रेजिस्टिविटी क्या होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी। देख लो अभी भी ये फॉर्मूला सेम है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी को क्या लिख सकते हो रेजिस्टिविटी, अभी फॉर्मूला रो एल बाई यही है, समझ में आ रहा है ना। तो कभी भूल जाओ तो एक तुम्हारे लिए हिंट है कि अभी भी जो ओम्स लॉ में फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, यहां भी वही होता है, बस रो की जगह क्या यूज होता है 1/k। कंडक्टिविटी के टर्म्स में लिखेंगे, ओम्स लॉ में भी लिखते तो ऐसे ही लिखते 1/k इंटू एल बाई के, अगर आप 10th में भी कंडक्टिविटी के टर्म में पूछते तो ऐसे ही लिखते, ठीक है ना। तो अलग फॉर्मूला नहीं बना है, याद मतलब ये बस याद रखने के लिए, कभी तुम भूल जाओ। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो याद रखोगे ना सेम फॉर्मूला है कि लिख दूं मैं, ये इसी के आगे लिख लो जहां लिखे हो तुम लोग, कि रो एल अपॉन ए लिख लो तुम लोग, याद रहेगा तुम्हें, इसी के आगे लिख लो, और बस ब्रैकेट में यहां लिख देना कि 1/k इज इक्वल्स टू रो होता है। के क्या है कंडक्टिविटी, रो क्या है बच्चों रेजिस्टिविटी, बस याद रखना रो डेंसिटी ना याद आ जाए, इसलिए यहां पे रेजिस्टिविटी लिख लेना, और यहां थर्मल रेजिस्टिविटी कहा जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी चलो जल्दी आगे चले। अरे रुको, छोटा छोटा बात है क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन करो। अरे क्या हो गया, कोई बात नहीं, होता है होता है। अरे मैथ्स की क्लास, मेरी भी तो फिजिक्स की क्लास है 12th, मेरी भी तो 12th की फिजिक्स की क्लास है, नहीं नहीं मेरी क्लास है अभी 12th की फिजिक्स की, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, the ratio of thermal conductivity, the ratio of thermal conductivity, the ratio of thermal conductivity of two identical rods, the ratio of thermal conductivity of two identical rods, the ratio of thermal conductivity of two identical rods is 3:4, is 3:4, is 3:4, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर थर्मल रेजिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर थर्मल रेजिस्टेंस,
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर थर्मल रेजिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर थर्मल रेजिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर थर्मल रेजिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर थर्मल रेजिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर थर्मल रेजिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर थर्मल रेजिस्टेंस। फटाफट बता दो, खत्म करो खेल, खत्म। तो सही है, सही है, सही है, 100%। बच्चों आइडेंटिकल रॉड है तो एल और ए क्या होगा, सेम होगा। तो बेटा आर क्या फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है एल अपॉन के। तो बेटा आर वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल अपॉन के वन ए। आर टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल अपॉन के टू ए। तुम डिवाइड मार देना, आर वन अपॉन आर टू क्या आएगा, तो देखो आर वन ऊपर है तो के वन नीचे होगा, के टू बाई के वन, के वन बाई के टू तुम्हें दिया है, के वन बाई के टू दिया है बच्चों, के वन बाई के टू कितना दिया, 3/4। तो के टू बाई के वन कितना होगा, 4/3। आंसर। छोटा मोटा क्वेश्चन गलती मत करना ये सब। 4/3 थर्मल रेजिस्टेंस 4/3। ठीक है, अभी क्लास अभी ओवर। बस तुम लोग देख, लेकिन हाँ तुम लोग बच्चे, लेकिन वो पीडीएफ करो, ठीक है ना, वो पीडीएफ जो भेजा कर लो उसको, पीडीएफ को तुम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन बेटा कर लो पीडीएफ की। हाँ ठीक है, छोड़ दूंगा मैं, कोई बात नहीं। सुनो पीडीएफ का क्वेश्चन तुम लोग नहीं करो, पिटाई होगा किसी दिन तुम लोग का बहुत बुरा। ठीक है ना, तो देखो अभी फ्लूइड के भी पेंडिंग होंगे तुम लोग को, फ्लूइड कंप्लीट किया, फिर लास्ट में एक और भी तो आधा थर्मल ही चल रहा है फ्लूइड के बाद, उसके पीछे वाले का भी अभी। अभी देखो संडे को क्या कर रहे हैं आप लोग, संडे को देखो, संडे को फिर से क्लास होगी। अरे यार खत्म करो यार सिलेबस, क्या इसको लंबा लेके क्या जाना है। हाँ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के भी 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, या 1.5 घंटे फिजिक्स, 1.5 घंटे। मैथ्स वाले सर संडे को नहीं आएंगे। हाँ आज की मैथ्स में पढ़ो, अभी 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक ले लो, क्लास होगा। ठीक है बच्चों, जाओ, बाय बाय।